दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं बेहद ख़ास मेहमान, दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव हैं। स्वामी जी इस समय संविधान सम्मान और जनहित हुंकार रथ यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया जिस पर विवाद भी हुआ। कहा जाता है इन पर आरोप ये भी है कि हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। बहुत सारे सवालात भी हैं, स्वामी जी से पूछेंगे। सर बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। अभी जो ये घटना सर सामने आई है इटावा में, पहले तो उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहेंगे। इटावा में यादव समाज के दो विद्वानों द्वारा कथा कहे जाने पर जिस तरीके से ब्राह्मणों ने जात के आधार पर टिप्पणी करते हुए कि चमार यादव होकर के कथा कहोगे, अपमानित किया, सिर का बाल कटवाया, बंधक बना करके रात भर अमानवीय हरकतें की, यहाँ तक कि मूत्र मंगा करके उन पर छिड़क करके ये कहा कि जाओ अब पवित्र हो गए। हम समझते हैं देश की आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जब इस देश में भारतीय संविधान है जी, तो जाति के आधार पर इस तरीके से नंगा नाच किया जाना हम समझते हैं अत्यंत निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और दूसरी ओर जी, इनके इस कुकृत्य से स्पष्ट हो गया कि यही ब्राह्मणवाद का नंगा सच है, यही हिंदू धर्म का नंगा सच है। आप पर आरोप ये भी लगता है आप हिंदू धर्म को बार बार टारगेट करते हैं। व्यवहारिक रूप से आप क्या इटावा की घटना का स्वागत करेंगे? अगर हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं जी, अगर SC, ST, OBC भी हिंदू धर्म में आते हैं तो SC, ST, OBC के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? क्षत्रिय समाज के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? ब्राह्मण समाज के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? और वैश्य समाज के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है? क्या वही अकेले हिंदू धर्म है? अगर हिंदू हैं जी, तो उनको कथा करने से कैसे रोका जा सकता है? पूजा पाठ करने से कैसे रोका जा सकता है? संस्कारिक कार्यकलाप करने से कैसे रोका जा सकता है? इसका मतलब है हिंदू धर्म के ठेकेदार, धर्माचार्य इस देश में अपने अलावा किसी को हिंदू मानते ही नहीं। यही कारण है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज के किसी जाति को धर्माचार्य बनते हुए देखना उनको कतई पसंद नहीं है। और यही कारण है कि इटावा में इस प्रकार का अमानवीय हरकत यादव समाज के दो नौजवानों के साथ एक खबर आपने और सुनी होगी, इटावा में अखिलेश जी एक मंदिर बनवा रहे हैं। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? इटावा की घटना और मंदिर से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी जी, क्योंकि मंदिर कोई बनवाए, अखिलेश यादव बनवाए, मोदी जी बनवाए, या कोई अदानी अंबानी जैसे बड़े लेकिन राम मंदिर बनवाने में बड़ा विरोध हुआ था, उद्योगपति बनाए, मंदिर कोई भी बनाए, पुजारी यादव तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब पुजारी अगर यादव होगा तो उसकी पिटाई होगी, जैसे कि इटावा में भी हुई है। तो पुजारी तो ब्राह्मण ही होगा ना। अच्छा, तो ब्राह्मण वर्चस्व के लिए ब्राह्मण किसी भी नीचता की हद पार कर सकता है, जो इटावा में देखने को मिला। और सही मायने में हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं, क्या है फिर? ये ब्राह्मण धर्म है। और यही कारण है कि ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अब किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वामी जी, अब कहा जा रहा है ये हिंदू धर्म नहीं, अब सनातन धर्म है कहा जा रहा है। ये तो चोचलेबाजी है। जब वो कटघरे में खड़े होते हैं, जब वो निरुत्तर हो जाते हैं, जब उनके पास उत्तर नहीं रहता है, तो दाएं बाएं चलकर कोई न कोई रास्ता दूसरा भी अख्तियार कर लेते हैं। इसका मतलब है अब हिंदू नहीं कहते, इसका मतलब सही मायने में जो हम कह रहे थे कि हिंदू धर्म है ही नहीं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी 1995 में अपने एक आदेश में कहा हिंदू धर्म नहीं, जीवन शैली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भारत में और एक बार अमेरिका की धरती पर कहा हिंदू धर्म नहीं, जीवन शैली है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी 2 बार कहा, एक बार मेघालय या मणिपुर में और एक बार इंडिया में कहीं और कहा। अभी कुछ दिन पहले, साल भर हो रहे हैं,
भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म है ही नहीं, ये जीवन शैली है। वही चीज़ हम भी कहते हैं, हिंदू धर्म धर्म है ही नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। धर्म के नाम पर जिसको हिंदू धर्म कह दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण वर्चस्व हमेशा इस बात को साबित करता रहता है कि इसके दारो मदार हम हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ब्राह्मण अपने वर्चस्व पर चोट समझता है, और यही कारण है कि वो पलटवार करता है। इटावा में आज़ादी के 75 कहा जाता है कि ऐसे ही हिंदू धर्म पर टारगेट करने के लिए आपसे अखिलेश जी नाराज हो गए थे और आपको पार्टी छोड़नी पड़ी। देखिए, सच कहना अगर गुनाह है तो मैं 1000 बार सच बोलूंगा। क्या सच है? अखिलेश यादव नाराज हो जाएं या कोई और नाराज हो जाए, हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था इस देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का है, उसको कहने में हम कभी नहीं गुरेज करेंगे। जब भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 51 जे में कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान यानी क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इटावा में भेदभाव क्यों? इसका मतलब है ऐसे लोग संविधान विरोधी भी हैं, कानून विरोधी भी हैं, और साथ ही साथ हम तो ये कहते हैं जिस धर्म के वो धर्माचार्य हैं, अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म है तो सनातन धर्म, वो उसके विरोधी भी हैं, क्योंकि उनके इसी कुकृत्य से समय समय पर कभी बहुत से लोग इस्लाम धर्म कबूल किए, कभी ईसाई धर्म कबूल किए, कभी सिख धर्म का ईजाद हुआ। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर ये जातवाद का नंगा सच आज इटावा में जो देखने को मिला है, यही हिंदू धर्म का सच है, यही ब्राह्मण का सच है, यही ब्राह्मण धर्म का सच है। अगर वो इसको सनातन कहते हैं तो यही सनातन धर्म का भी सच है। एक बयान बड़ा चर्चा में है आपका, बहराइच में आपने एक बयान दिया था जहां पर आपने बहन जी को सर्वश्रेष्ठ सीएम बता दिया था, उसकी क्या वजह थी? देखिए, इसकी बहुत सामान्य सी बात है, वो बहराइच का मामला नहीं, बाराबंकी का मामला। एक पत्रकार ने पूछा योगी जी में, मायावती में और अखिलेश यादव में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? अच्छा। जब 3 में एक चुनना है, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से मायावती जी का बराबरी करने के लिए तो इनको अभी 20 साल लग जाएंगे, तब भी वो नहीं, उस हद तक नहीं पाएंगे। तो अब तक जितने भी मुख्यमंत्री को हमने देखा है और इसके पहले को जितने को मैंने पढ़ा और जाना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में मायावती जी का कोई शानी नहीं, मायावती जी की बराबरी करने की किसी के पास क्षमता नहीं। अभी तक की वो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम कायम किया है। और साथ ही साथ अगर 3 प्रश्न में एक उत्तर ये आता है कि मायावती सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, तो इसका अर्थ लोग अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर 3 में किसी को हमें इंगित करना है तो स्वाभाविक रूप से आज भी मैं उस पर कायम हूँ, मायावती से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। बसपा में आप नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा आपका वर्चस्व हुआ करता था, क्या अभी बहन जी से बात होती है आपकी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं अगली कतार का बसपा का कभी सिपाही हुआ करता था, लेकिन जब सुश्री मायावती जी ने बाबा साहब के विचारों और मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ा, तो मैंने भी बसपा से नाता तोड़ लिया। और आज भी क्योंकि मैं बाबा साहब के मिशन मनोहर काशीराम जी के विचारों का कारवां लेके आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए पीछे देखने का मेरे पास समय नहीं। आरोप ये भी लग रहा है कि आपने बसपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसको आप कोस रहे हैं आजकल। हम कहीं भी रहे हों जी, बाबा साहब का मिशन मनोहर काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का रिश्ता हमारा हमेशा रहा। हमने इस मिशन और मनोहर काशीराम के विचारों के लिए अगर बसपा में नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, बसपा का राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा, तो भाजपा में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा,
तो सपा में राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी का पद छोड़ा। इसलिए लोग पदों के पीछे भागते हैं, कुर्सियों के पीछे भागते हैं। मैंने पदों और कुर्सियों को ठोकर मारी है। मैं बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के विचारों के पीछे भागा हूं और आज भी उन्हीं के विचारों को लेकर के अपनी जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से गांव-गांव पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्या कांशीराम जी ने ये सही कहा था कि जो बसपा का पुर्जा है वो कहीं और फिट नहीं बैठेगा? बसपा का पुर्जा नहीं, बाबा साहब के मिशन का पुर्जा वो अपनी जनता पार्टी ने फिट कर दिया है और बड़ी तेजी के साथ ये कारवां आगे बढ़ भी रहा है। अभी जितने भी मानवर काशीराम जी के मिशन के साथी रहे हैं वो आज सारे के सारे लोग धीरे धीरे अपनी जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठा हो रहे हैं। ध्रुवीकरण उनका हो रहा है और स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में अपनी जनता पार्टी बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाने में कामयाब भी होगी। अभी आपकी मुलाकात चंद्रशेखर जी से हुई थी, क्या बात हुई थी सर? देखिए, हर मुलाकात का कोई मतलब नहीं होता। स्वाभाविक रूप से हम दोनों राजनीति में हैं। वो भी बाबा साहब की बात करते हैं, मानवर काशीराम की बात करते हैं, हम भी बाबा साहब की बात करते हैं, मानवर काशीराम की बात करते हैं। तो जब वैचारिक एकता है, कॉमन आइडियोलॉजी है, समान विचारधारा है, तो स्वाभाविक रूप से मुलाकात होती रहनी चाहिए। इससे और भी तेजी के साथ बाबा साहब का मिशन चल सकता है, मानवर काशीराम का कारवां आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे समर्थक ये भी कह रहे हैं तो बहन जी से मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि बहन जी बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम जी के विचारों से अपना नाता तोड़ लिया है और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो जिसने नाता तोड़ा उससे मिलने का प्रश्न क्यों उठता है? दूसरी चीज, सार्वजनिक रूप से अगर बहन जी ये कहती हैं कि हमने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया, जो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, तो स्वाभाविक रूप से उनसे बात की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन जब तक ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, हाँ, उनसे बात करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन जब तक वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करती, प्रायश्चित नहीं करती, बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हटने का जो उन्होंने गलती की है। आप तो एक तरफ सर्वश्रेष्ठ सीएम बता रहे, एक तरफ कह रहे हैं विचारधारा से हट गए। सर्वश्रेष्ठ सीएम थी और 3 में अगर जब भी कोई पूछेगा तो जो पहले अच्छा काम था, जब बाबा साहब के मिशन पर मानवर काशीराम के मिशन पर और बाबा साहब के मिशन पर बहन जी चलती थी, मानवर काशीराम के दिए गए नारे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को फॉलो करती थी, बाबा साहब के मिशन पर काम करती थी। बाबा साहब और मानवर काशीराम के आइडियोलॉजी पर ही उन्होंने तमाम जिलों का नामकरण किया, विश्वविद्यालय बनाए, तमाम शोध संस्थान बनाए, तमाम ऐतिहासिक काम किए। तो स्वाभाविक रूप से उनका मुख्यमंत्रित्व काल तो गोल्डन पीरियड था ही था। आपको लगता है जो शर्त आप रख रहे हैं कि इस तरह से करें तो ऐसा होगा, क्या लगता है ऐसा मुमकिन होगा? अब ये तो बहन जी को तय करना है ना। हमने तो जो तय किया आगे में चल दिया। तय किया कि बाबा साहब के मिशन का कारवां नहीं रुकने पाएगा। तय कर लिया कि मानवर काशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। तय कर लिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुताबिक हम समानुपातिक हिस्सेदारी सभी वर्ग समाज के लोगों को सत्ता शासन में पहुंचाने के लिए देंगे। इसलिए हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और चलते रहेंगे। लगता नहीं बसपा भी बड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है, विश्वनाथ पाल इधर उधर घूम रहे हैं आजकल? वो कोई कितना भी घूमे, जब तक बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का अनुसरण नहीं करेंगे, इसी प्रकार से राजनीति के अखाड़े से बाहर दिखाई पड़ेंगे। जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, बसपा तो इसी की ही बात कर रही है, जो आप कह रहे हैं नहीं कर रही है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सुन के। नहीं कर रही है। अगर करते होते तो 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा आज एक विधायक पे आके टिक नहीं गई होती। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बसपा से गलती तो हुई है, कोई माने या ना माने। अगर गलती नहीं हुई होती तो जिस बसपा का करोड़ों का जनाधार था, आज एक विधायक पे कैसे आ गया? कह रहे हैं कि जो मशीन है वही दिक्कत कर जाती है, लोग डालते हैं देते हैं, वोट पहुंच ही नहीं रहा है। ये तो सबके लिए है, वो केवल बसपा के लिए थोड़ा है। अगर मशीन में गड़बड़ी है तो उसके भुक्तभोगी तो भाजपा सत्ता पक्ष के अलावा सभी हैं। तो इसलिए हम ये कह करके
अपनी गलती को छिपा नहीं सकते। हम सही रहें, जो गलती होगी उस पर तो हम लोग सामूहिक रूप से हल्ला बोलेंगे, लेकिन हम अपनी गलती को दूसरे की गलती बता करके छिपा नहीं सकते। अच्छा, बहुजनों को ये पता है कि सामंतवाद ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो जब समस्या पता है तो हल कैसे होगा? बहुजन एक मंच पर कैसे आए, एकजुट कैसे होगा? बटा हुआ है कई खेमों में। जैसे मानवर काशीराम ने एक किया था वैसे मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे जैसे उसका सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुताबिक सभी समाज को प्रतिनिधित्व दे करके हम बसपा को फिर से स्थापित कर सकते हैं। बसपा जैसा बड़ा सांचा ढांचा फिर तैयार कर सकते हैं और उसी दिशा में अपनी जनता पार्टी आप बसपा पार्ट 2 की बात कर रहे हैं? बसपा पार्ट 2 नहीं, अपनी जनता पार्टी उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ जनाधार खड़ा करने में लगी है। कोई मोर्चा बन रहा है? लास्ट सवाल, कोई मोर्चा यूपी में बन रहा है 2027 चुनाव के मद्देनजर? बहरहाल अभी तक मेरे नेतृत्व में 9 पार्टियों का एक मोर्चा बना है जिसे लोक मोर्चा नाम दिया गया है जी। लोक मोर्चा के नाम पर हम इस संकल्प के साथ कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा की, सरकारी नौकरियों की भर्ती रोक दी, महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर कर दिया। ये जो मोर्चा है इसमें कोई बड़ी पार्टी का नाम है? गरीबी इस हद तक बढ़ी कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गए। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। एक मेरा न्यूनतम सवाल ले लीजिए। मैं आपके सवाल पर भी आ रहा हूं, आप अगर सवाल करते हैं जवाब भी सुनिए। जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी आज तक नहीं हुई। छुट्टा जानवर किसान की फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद होने के कगार पर हैं और उसी के साथ ही साथ चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अदानी अंबानी के हाथों में दे दिया गया है। इसलिए भाजपा ने जो वादा खिलाफी की है उस भाजपा को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसीलिए हमने तय किया है यूपी बचाओ भाजपा हटाओ। और यूपी बचाओ भाजपा हटाओ के मुद्दे पर अभी तक कुल 8 पार्टियां मेरे नेतृत्व में आई हैं। 2-4 पार्टियों के नाम अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में जी। सभी लोग मोर्चा गठन करके आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां, शुरुआत में सभी पार्टियां नई होती हैं। पार्टियां शुरू में ही बड़ी नहीं होती हैं जी। वो अपने कार्यों से बड़ी हो जाती हैं। तो अपने कार्यों से सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मैं आगे लगातार बढ़ रहा हूं। जरा पार्टी बना के आप लोगों ने बसपा को कमजोर कर दिया, विघटन कर दिया उसका। बसपा जब थी तब भी पार्टियां थीं, लेकिन मानवर काशीराम जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया। मैं मानवर काशीराम जी के स्कूल का ही विद्यार्थी हूं, इसलिए जनाधार कैसे खड़ा किया जाता है हम भलीभांति जानते हैं। मानवर काशीराम जी के रास्ते चलते हुए हम फिर से उस जनाधार को अपनी जनता पार्टी के बैनर तले ला के खड़ा करूंगा और साथ ही साथ जो बाबा साहब का मिशन है और मानवर काशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है उसको फिर से आबादगत से आगे बढ़ाने का काम भी करूंगा। तो ये जो मोर्चा आपने बना है 9 पार्टियां आ गई हैं, क्या इसमें और भी बहुजन की पार्टियां आएंगी? जैसे BSP है, ASP है, AIM है, और भी पार्टियां हैं? अभी तो शुरुआत है, कौन कौन आएगा आप देखते चलिए। रणनीति का खुलासा पहले नहीं किया जाता है। जैसे जैसे कदम बढ़ाए जाते हैं वैसे वैसे आपको सारी जानकारियां मिलती जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं दिग्गज नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और मौर्य जी की बड़ी खास बात जो सबको कहीं ना कहीं पसंद भी आती है वो ये कि बड़ी ही बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी बात रखते हैं, बिना लाग लपेट के। जो सच है सच कहने की कोशिश करते हैं। ये बातचीत हमारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।